तो आज के करंट अफेयर्स 20 मई 2021 के। तो सबसे पहला आपका जो करंट अफेयर है वो है एक नई बीमारी जो आजकल आपने कोविड वालों के पेशेंट में सुनी होगी। आजकल कोविड वालों की कई मतलब चलो र्यूमर्स फैले हुए हैं कि आजकल जो कोविड हो रहा है उसमें आंखें भी जा रही हैं, ये सब कुछ भी हो रहा है, पर एक्चुअली वो कोविड के कारण नहीं हो रहा। एक ना रेयर वायरस और एग्जिस्ट करता है आपके, ये रेयर है वैसे बीमारी। ये वायरस फंगस है, एक सॉरी वायरस कह दिए, एक फंगस है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है। ये एक्चुअली हमारे सॉइल, प्लांट्स, मेन्योर, हमारे जो डिकेइंग फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और एक्चुअली हम सबके अंदर भी प्रेजेंट होता है हर टाइम, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। ये है म्यूकोमाइकोसिस। ये एक वायरस है जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है बेसिकली, ये इफेक्ट करता है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आईज हो गई, ईयर हो गए, ठीक है, आपका नोज हो गया। ऐसे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इन्हें, माउथ हो गया, इन्हें इफेक्ट करता है मेनली। तो होता क्या है, किसी भी चीज मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, और ये बहुत ही ना डेडली डिजीज मानी जाती है। इसका मोर्टालिटी रेट 50% से ज्यादा है। मतलब वैसे ही अपने आप में डिजीज रेयर है, रेयरली ही किसी को होती है, ठीक है, पर अगर हो गई, ये बहुत ही ज्यादा जानलेवा है। यानी कि जैसे कोविड लगाएं, कोविड चाहे फैल बहुत रहा है, उसके लिए र्यूमर्स बहुत फैले हुए हैं, ठीक है, डेथ्स हो रही हैं, पर वो डेथ्स सिर्फ 2% हैं जितने लोगों को कोविड होता है, ठीक है। म्यूक्रोमाइकोसिस जो आपका फंगस है, अगर ये किसी को हो जाए, मतलब ये एक्टिव हो जाए किसी के अंदर, इसके चांसेस हैं कि ये 50% तक डेथ करवा सकता है। मतलब 50-50 चांस है सिर्फ बचने की। इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इसके इलाज में करना क्या पड़ता है लोगों की, कोविड के टाइम जो न्यूज़ सुन रहे हो आजकल की, आंखें चली जाती है, मतलब चलो वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड न्यूज़ नहीं है, कोविड के कारण नहीं हो रहा। अब ये हो क्या रहा है, कोविड के कारण ना बहुत सारी ऐसी जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली इल पेशेंट हो जाते हैं, जो बहुत ही एक्सट्रीम केस हो जाते हैं, उन्हें उनका जो इम्यून सिस्टम है उसके फाइट करने में हेल्प करने के लिए हम ना बहुत सारे स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ सेविंग स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं। पर जब तुम स्टेरॉइड यूज करते हो ना, तुम्हारा ओवरऑल जो आपकी शुगर है और जो डायबिटीज है, ये अचानक ब्लड शुगर ये सब कुछ जंप मारती है। और खासकर जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके अंदर शुगर की वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाती है। अब जब शुगर किसी की बढ़ती है या गिरती है, उनका इम्यून सिस्टम अपने आप कमजोर हो जाता है। तो वो लोग जो हैं वो कोविड वायरस से तो जीत जाते हैं, पर जो आपका ये वायरस है, जो ब्लैक फंगस है, ये कई बार एक्टिव हो जाता है। अगर ये वो रिसेंटली इसके भी कांटेक्ट में आए होंगे तो ये एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव हो गया तो इम्यून सिस्टम आपका पहले ही कोविड से लड़के कमजोर पड़ा हुआ है। उसके कारण क्या होता है, ये ईयर, आईज, माउथ ऐसी चीजों पे फिर डायरेक्टली अटैक करने लग जाता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, फिर इसे बचाने का तरीका क्या होता है। अब देखो, डॉक्टर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो किसी की जान बचा लें, ठीक है, जो सबसे बेटर ऑप्शन है। दूसरा इसमें फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, कैसे जान बचाई जाती है। अब जी जहां पे फैलता है ना, लेट्स सपोज किसी के कान में फैल गया, उसका कान काट दिया जाता है। किसी की आंख में फैल गया, आंख निकाल दी जाती है, क्योंकि इसे रोकने का और कोई तरीका नहीं है। जिस ऑर्गन में ये फैला, उस ऑर्गन को ही निकालना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अचानक अब इंडिया में कोविड के साथ ये भी इमर्ज हो रही है। इस टाइम आपकी राजस्थान की गवर्नमेंट में, ये आपके राजस्थान के एरिया और महाराष्ट्र के एरिया में काफी फैल रही है ये। तो आपकी राजस्थान की गवर्नमेंट ने ना इसे एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है वहां पे। एपिडेमिक क्या होता है, कोई भी ऐसी बीमारी जो 2 हफ्तों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती जा रही है, उसे एपिडेमिक। कोई भी ऐसी बीमारी जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उस बीमारी को क्लासिफाई कर दिया जाता है कि वो एपिडेमिक है, यानी कि बहुत तेजी से ये फैल रही है। ये स्टेटस इसलिए दिया जाता है ताकि इसे लगातार मॉनिटर किया जा सके। अब इसमें होगा क्या, वैसे हर बीमारी को लगातार हॉस्पिटल्स को रिपोर्ट करना जरूरी नहीं होता,
पर जैसे ही गवर्नमेंट किसी भी बीमारी को एपिडेमिक डिक्लेयर करती है, अब राजस्थान ने जैसे किया है, राजस्थान के अंदर कोई भी ब्लैक फंगस का केस आएगा, वो साथ के साथ रिपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि पता रह सके डेली मॉनिटरिंग से कि ये बीमारी कितनी फैल रही है और क्या आगे जाके ये कोई खतरा बन सकती है या नहीं बन सकती। तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरी चीज देखनी पड़ती है, इसी अकॉर्डिंग देखा जाता है ये। ठीक है, तो एपिडेमिक ये चीजें होती हैं। अब एपिडेमिक तब तक माना जाता है, अब देखो हम वैसे कोविड को पेंडेमिक कहते हैं, है ना, कि कोविड-19 वायरस एक पेंडेमिक है। ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये क्या सिग्निफिकेंस रखती हैं? एपिडेमिक का मतलब होता है जब वो किसी एक लोकेशन पे हो, किसी एक स्टेट हो सकता है या कोई एक पूरी कंट्री हो सकती है। जैसे कोविड स्टार्टिंग चाइना में था, तो उसे जनवरी 2020 में ना एक बारी एपिडेमिक का ही स्टेटस मिला था पहले। एपिडेमिक का मतलब है एक ही देश को या एक ही इलाके को इफेक्ट कर रही है। पर बाद में जब वो और कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में फैलनी शुरू होती है और बहुत ज्यादा लोग उससे इफेक्ट होने लग जाते हैं, तब जाके उसे पेंडेमिक कहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी अब को रिलेशन बनती जा रही है कि कैसे जो आपके डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी हो रहा है, क्योंकि अगर वो स्फीयर केस में जाते हैं उसके बाद इस वायरस के एक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो कभी आप न्यूज में सुनो, या आजकल न्यूज में चीज कॉमन हो रही है, इस कारण इसे बताना जरूरी था। पेपर के लिए थोड़े से सेल्फिश हो गए कि पेपर में क्या आता है, आपको डायरेक्टली आ सकता है माइकोसिस किस चीज से फैलती है, उसका आंसर होगा फंगस। ठीक है, कि वो फंगल इन्फेक्शन है। सर, हाँ जी। सबसे पहले अभी ये इंडिया में दिखा है, इससे पहले कहीं और भी दिखा है ये वाला वायरस? नहीं नहीं, ये है सारी दुनिया में। इंडिया में ना ओके। सडनली इसके केस जंप करने लग गए हैं। वो समझ नहीं आ रहा कि क्यों, अभी सरकार को भी समझ नहीं आ रहा कि इसके केस क्यों जंप कर रहे हैं। ये बीमारी बहुत ही पुरानी है, ये नई बीमारी नहीं है, पर सडनली इसके केस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं महाराष्ट्र और राजस्थान में। तो कोई ना कोई चीज हुई जरूर है जिसके कारण इसके केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं। अब केसेस बढ़ने का क्या सिग्निफिकेंस होता है, मतलब कैसे बढ़ने शुरू होते हैं, अगर वो चीज देखें तो कोई भी, या तो जो होस्ट पॉपुलेशन है यानी कि जो फंगस है उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद जो फंगस था उसने कहीं ना कहीं अपने जेनेटिक्स में चेंज लाया है, जिसके कारण वो और खतरनाक हो गया और तेजी से फैल रहा है। मतलब ऐसे कारण हो सकते हैं, ये अभी स्पेसिफिक नहीं है, ये सिर्फ ऐसे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कारण होते हैं। हाँ जी, वो पेपर दिया होगा साथ में, हाँ देखो उसमें। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से एपिडेमिक का स्टेटस मार्क होता है। नेक्स्ट इज सेकंड करंट अफेयर जो आपका था, वो था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो, यूनेस्को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में कल्चर और एजुकेशन प्रमोट करने की कोशिश करती है। एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च और कल्चर, ये तीन चीजें प्रमोट करने की कोशिश करती है। यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गन है। तो इसके चलते हुए आपकी ना एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे कहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दुनिया की ऐसी कुछ साइट्स जो हमारे लिए या तो कल्चरली या नेचुरली हेरिटेज है हमारी। मतलब या तो कल्चरली किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या नेचुरली नेचर का ऐसा करिश्मा है कि जो अल्टीमेटली दिखाता है कि ह्यूमैनिटी कैसे इवॉल्व हुई है या अर्थ कैसे इवॉल्व हुई है। ठीक है, कल्चर यानी कि ह्यूमैनिटी कैसे इवॉल्व हुई है, और नेचुरल के लैंडमार्क, आपका कोई ज्योग्राफी का जो फीचर है उसने अर्थ कैसे इवॉल्व हुई है, ऐसी जो चीजें हैं वो यूनेस्को क्या करता है, उनके लिए फिर एक लिस्ट मेंटेन कर देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट ऐसे बनाई जाती है। अब इसके अंदर कोई भी बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई सिटी भी हो सकती है, डेजर्ट, फॉरेस्ट, लेक, माउंटेन्स,
हर चीज हो सकती है। ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा अब होता क्या है, हर कंट्री को ना अपने अंदर की कोई ऐसी साइट्स जो उन्हें लगता है कि नेचुरली या कल्चरली इंपॉर्टेंट है, वो उन्हें नॉमिनेट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यूनेस्को अपनी तरफ से खुद चुन लेगा, पहले उन्हें नॉमिनेट करनी पड़ती है। यही आज का मेन करंट अफेयर था कि हमने 6 साइट्स और नॉमिनेट की हैं, जैसे गंगा के घाट हो गए, ठीक है, कांचीपुरम टेम्पल हो गया, सतपुरा टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है। ये जो सारी चीजें, ये देखो अभी टेंटेटिव लिस्ट, टेंटेटिव का मतलब है अभी इसके ऊपर यूनेस्को विचार करेगी। इंडिया ने अपनी तरफ से एक टेंटेटिव कि तुम इन्हें बना सकते हो, एक लिस्ट दे दी है। अब उसमें से कौन से चुने जाएंगे वो यूनेस्को के ऊपर होगा। ठीक है, वो आगे जाके बताता हूँ कैसे चुनते हैं वो। तो इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स चाइना और इटली में है, दोनों में 55 नंबर है। 55 ही चाइना में, 55 ही इटली में। ठीक है, तो इंडिया भी लगातार अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि होता क्या है, जब तुम ये चीज़ों को रिकॉग्नाइज करवाते हो, तुम्हारे टूरिज्म में भी मदद मिलती है, क्योंकि लोग देखेंगे कि दुनिया में ये साइट बहुत मशहूर है, यहाँ कोई भी टूरिस्ट इंडिया आना चाहेगा, वो खासकर रिसर्च करेगा कि अच्छा मैं कौन सी जगहें जाऊँ। तो ऑब्वियसली ये एक तरह से अलग से शाइन करेंगी जगह। तो हर कंट्री कोशिश करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को इनमें ला सकें। अब इनमें लाने के लिए आपके क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं कि वो कल्चरल कैसा होना चाहिए, और नेचुरल क्राइटेरिया में अगर आपको नॉमिनेट करना है तो कैसा होना चाहिए। कई आपकी साइट्स होती हैं जो मिक्स्ड भी होती हैं, मिक्स ऐसी साइट्स होती हैं जो नेचुरल भी हैं कल्चरल भी हैं। जैसे इंडिया में कोई एग्जांपल पता है, कोई नॉर्थ ईस्ट का पहाड़? सर कंचनजंगा। कंचनजंगा एक पहाड़ है जो वहां पे पूजा भी जाता है। ठीक है, प्लस क्योंकि पहाड़ है उसके आसपास बहुत सारी वाइल्ड लाइफ भी रहती है, तो वो आपका मिक्स्ड साइट है, वो कल्चरल इंपॉर्टेंस की भी है और वो नेचुरल इंपॉर्टेंस की भी है। ठीक है, तो मिक्स साइट है वो। क्लियर है? कोई भी डाउट? नो सर। तो कल्चरल में जैसे कि कोई वो ह्यूमन क्रिएटिविटी का जीनियस, कि मतलब बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, कोई बहुत ही लिविंग ट्रेडिशन के ऊपर कोई चीज बेस्ड है। ठीक है, कोई लिविंग ट्रेडिशन के ऊपर चीज बेस्ड है, कोई बिलीफ है, कोई आर्टिस्टिक वो है। जैसे कि आपकी लद्दाख में जो चैंटिंग है ना, वो वैदिक चैंटिंग भी, वैसे चलो दूसरी साइड पे जो आपके वेद पूरे जपे जाते हैं, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में है। ठीक है, कल्चरल के उसमें कोई भी ऐसी चीज जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारे रीति रिवाजों को इवॉल्व कर रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है वो, तो वो सब कुछ यहाँ पे इसमें आ जाता है। नेचुरल में ऐसे ही अर्थ के अलग अलग स्टेजेस को, या बहुत ब्यूटीफुल ऐसी कोई बहुत ही अनोखा फिनोमिना है, ठीक है, लैंड पे हो, फ्रेश वाटर में हो, कहीं पे भी हो, वो सब कुछ। तो आपको ये डायरेक्टली ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नेचुरल क्राइटेरिया है या नहीं है, और इनमें से कौन सा आपका कल्चरल क्राइटेरिया है, हाँ नहीं है। बाकी हम आगे जाके आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट में इनकी जो लिस्ट होती है वो लिस्ट बारे सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे अब होता क्या है, मैंने आपको बताया कि हर कंट्री नॉमिनेट करती है, उसके बेसिस पे साइट्स चुनी जाती। तो हर साल 21 कंट्रीज की पार्टीज मिलती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, जो कमेटी बनाई हुई है, और ये कमेटी डिसाइड करती है किसे लिस्ट में डालना है, किसे लिस्ट में नहीं डालना। ठीक है, पर लेट्स सपोज अब कोई नाम लिस्ट में डल गया, अब आपको ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, कोई भी नाम दे दे। अब होता क्या है, तुम्हें हमेशा स्पेसिफाई करना होता है कि ये बाउंड्री को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना चाहते हैं, उसके बाद इसका क्या नाम देना चाहते हैं, कुछ भी, ये सब कुछ हमें स्पेसिफाई करके सारी डिटेल्स लिख के भेजनी होती है। अब कल कोई कंट्री चाहती है कि मैं इस जगह का नाम चेंज कर दूं, चाहे स्पेलिंग ही चेंज कर रहे हैं, वर्क की जगह चलो हम ब लाना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज थी, एक अल्फाबेट ही बदलना। अब देखो इसमें क्या हो सकता है कि कंट्री खुद नहीं कर सकती है। एक बारी तुमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसे बना दिया, उसकी बाउंड्री को एक्सटेंड और रिड्यूस करना, उसका नाम मॉडिफाई करना, उसके लिए तुम्हें पहले रिक्वेस्ट, एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। उसके बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर विचार किया जाएगा।
उस विचार के बाद वो जो हमने अभी ऊपर कमेटी पढ़ी, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या ये चेंज किया जाना चाहिए या नहीं, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? एक बारी स्टार्ट कंट्री करती है, पर एक बारी वो उस लिस्ट में आ जाए, उसके बाद उसकी बाउंड्री चेंज करना, नाम चेंज करना, क्राइटेरिया चेंज करना, वो सब कुछ कमेटी के पास पावर्स हैं। कंट्री सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है। क्लियर है? जैसे बहुत सालों से कई ग्रुप्स हैं जो आपके कहते हैं कि जो ताजमहल है उसका नाम भी बदल के कोई और एक ऑल्टरनेटिव नेम उसका बोलते रहते हैं ना, कि पहले यहाँ पे कोई, वहां पे भी कोई मंदिर था, उसका कुछ और नेम, ताजो समथिंग करके ऐसा कुछ था। पर ताजमहल का कभी नाम बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट पे है। ठीक है, तो यूपी की गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं बदल सकती। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट को भी अगर बदलना है तो ये पूरे प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, अब कई बार क्या होता है, देखो जैसे आपके अफगानिस्तान में भी ना बहुत सारी ऐसी साइट्स थी जो हमारे कल्चरल और नेचुरल सिग्निफिकेंस की थी। जैसे ना अफगानिस्तान में एक टाइम पे बहुत ही बड़ा और पॉपुलर रिलीजन बुद्धिज्म होता था, बहुत ही ज्यादा लोग वहां पे बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। अब वहां पे बुद्धिज्म को फॉलो करने से क्या था, वहां पे एक पूरा ना स्कूल ऑफ आर्ट बना हुआ था, यहाँ जहाँ पे बुद्धा की मूर्तियां बनाई जाती थी, जिसके कारण पूरे अफगानिस्तान में ना बुद्धा की आर्ट, उनकी मूर्तियां फैली हुई थी। अब जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया ना, उसके बाद से उसने सारी ये बुद्धा की जितनी भी मूर्तियां थी सब कुछ उड़ानी शुरू कर दी, तबाह करनी शुरू कर दी। अब ऐसा कभी भी किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डेंजर आ जाता है ना, तो उसे एक अलग लिस्ट में डाल दिया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, ये लिस्ट है, इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है। कोई भी ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आर्म्ड कंफ्लिक्ट या वॉर के उसमें हो, कोई नेचुरल डिजास्टर आया हो, पोल्यूशन हो रहा है वहां पे, पोचिंग हो रही है, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन है या ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, मतलब अगर नेचुरल एरियाज हैं, अब देखो कोई तुमने लेक मार्क करवाई है, कोई पहाड़ मार्क करवाया है, उसके लिए तो सबसे बड़ा यही थ्रेट है ना कि तुम वहां पे जाके अब पेड़ काट रहे हो, घर बसा रहे हो, या वहां पे पोल्यूशन हो रहा है, या वहां पे जानवरों को मारा जा रहा है जो पोचिंग लिखा हुआ है। तो उन सबको रोकने के लिए उन्हें इस लिस्ट में डाल दिया जाता है, ताकि कंट्रीज को एक तरह से अलर्ट मिल जाए। होता कुछ नहीं है, यूनेस्को के पास पावर कुछ नहीं है, पर इस लिस्ट पे फीचर होने से उस कंट्री की बदनामी होती है कि वो अपनी इन साइट्स को बचा नहीं पा रहा। तो ऑब्वियसली कंट्री एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगी इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, पर कोई भी ऐसी पोटेंशियल साइट होती है उसे इसमें रखा जाता है। क्लियर है? कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हुए अगला जो करंट अफेयर है वो है ताइवान स्ट्रेट और ईस्ट चाइना सी के बारे में। ठीक है, आपके कुछ दिन पहले नेहा आपने पूछा भी था, तो आज देखो पेपर में एक एक करके रोज ही जो आपके डाउट्स है वो पेपर में ही आए जा रहे हैं। ठीक है, आपके बेसिकली ताइवान स्ट्रेट की बारे न्यूज थी। अब सबसे पहले स्ट्रेट होता क्या है? स्ट्रेट क्या होता है? जो दो वाटर बॉडीज को से जोड़ता है बीच में। नैरो, इसकी जो डेफिनेशन है, पहले तो आपको हमेशा पेपर में डेफिनेशन आ सकती है, नैरो चैनल ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू यादवी राष्ट्रभक्त, अच्छा अच्छा ठीक है, नैरो चैनल ऑफ वाटर कंट्रोल कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। कोई भी पानी का एक नैरो एरिया जो पानी की दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता हो। यहाँ पे जो ये चाइना और ताइवान के बीच में एरिया, यहाँ पे पानी का रास्ता छोटा होता है ना, इस साइड पे ईस्ट चाइना सी पड़ता है और इस साइड पे साउथ चाइना सी पड़ता है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला यहाँ से ये जो रास्ता है यही है आपका ताइवान स्ट्रेट। स्ट्रेट ऐसा रास्ता होता है, ऐसा पानी का रास्ता जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे। ठीक है, ये है ताइवान स्ट्रेट।
ताइवान और फिलीपींस के बीच में, अब इसके आसपास का मैप भी देखते हैं, ताइवान और फिलीपींस के बीच में पड़ता है बाशी चैनल। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ ना डिस्प्यूटेड, ये जो नीचे साउथ चाइना सी है ना, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ना आइलैंड्स हैं जो बहुत ही डिस्प्यूटेड है। एक आपके पार्सल आइलैंड्स है और उसके नीचे यहाँ पे स्प्रेटली आइलैंड्स भी हैं, वो किसी और टाइम हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऊपर जाएं तो ये देखो ईस्ट चाइना सी से यहाँ पे ये चाइना और साउथ कोरिया के बीच में जो सी पड़ता है इसे कहते हैं येलो सी। इसे येलो सी क्यों कहते हैं? पहले भी जिन्होंने पहले कभी पढ़ा है या कभी सुना हो, इसे येलो सी क्यों कहते हैं? एक जनरल कारण बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। सॉरो ऑफ चाइना किस रिवर को कहते हैं? सर येलो रिवर। येलो रिवर। येलो रिवर का दूसरा नाम क्या है? चाइनीज नाम, नेम क्या है उस रिवर का? यहाँ पे एक नदी आके गिरती है, दूसरे रंग से बना देता हूँ, कर देता हूँ। यहाँ पे ना एक नदी आके गिरती है, इसका नाम है हुआंग हो। ये जो नदी है इसे ही येलो रिवर भी कहते हैं। इसे येलो रिवर क्यों कहते हैं? इसे सॉरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। सॉरो ऑफ किसी भी चीज का जो सॉरो ऑफ होता है ना, ये कई बार रिवर्स के साथ में नाम यूज किया जाता है। ये सौरो का मतलब होता है ऐसी कोई नदी, मतलब ये नदी के साथ क्यों जोड़ा जाता है, ऐसी कोई नदी जो वहां पे ना बहुत ज्यादा फ्लड लेके आती होगी, उसे सौरो ऑफ उस जगह को बोला जाता है। जैसे सौरो ऑफ हमारे इंडिया की बात की जाए, सौरो ऑफ बिहार क्या है? कोसी नदी। कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि बिहार में हर साल कोसी के कारण फ्लड आते हैं। तो ये हुआंग हो जो रिवर है चाइना में, इसके कारण बहुत सारे वहां पे फ्लड आते हैं। प्लस इसे येलो रिवर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इस रिवर के अंदर ना बहुत सारी मिट्टी इसके साथ जाती है, बहुत सारा गारा इसके साथ जाता है। ठीक है, बहुत येलो कलर की दिखती है क्योंकि ये इतनी ज्यादा मिट्टी अपने साथ उठा के जा रही होती है। मिट्टी से अब रंग ब्राउन होना चाहिए, तो येलो क्यों? यहाँ पे ना चाइना की ऊपर वाली साइड पे ना रेगिस्तान पड़ते हैं, आपका मंगोलियन डेजर्ट वो सब कुछ यहाँ पड़ता है। तो यहाँ से ये एक तरह से रेत को अपने साथ लेके जाती है, सैंड को अपने साथ लेके जाती है, जिसके कारण पानी येलो कलर का दिखना, मतलब प्योर येलो नहीं, ब्राउन की येलो शेड आ जाती है। तो इसका नाम येलो रिवर या हुआंग हो, ठीक है, जो चाइनीज नेम है। जब ये जाके समुद्र में गिरती है ना, तो ये समुद्र भी बहुत ज्यादा मडी हुआ हुआ है, ब्राउन ब्राउन ही हुआ है, इसका पानी ब्लू नहीं है यहाँ पे। इसके कारण इसका नाम ही येलो सी पड़ गया। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में किसी को कोई भी डाउट हो? नो सर। नहीं तो हाँ जी परविंदर जी। सर ब्लैक फंगस आ जो हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਫੈਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ मैन टू मैन नहीं फैलता, ये बेसिकली अपने ना अ, ये हमारी इन्वायरमेंट में नेचुरली प्रेजेंट है। हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, जो हमारी फ्रूट्स हैं, जो हमारी सॉइल है, मतलब बेसिकली ये एक और भी कारण है कि स्वच्छ भारत अभियान में वन ऑफ द मेन मिशन ये था ना कि लोगों को खुले में जाने से रोकना है। वो क्योंकि सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं लोग, तो ऐसे लोग जो सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे उनमें ये फैलने का चांस होता है। पर ये चीज पहले ही है कि ये ना ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन बींग्स में ये फंगस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये तो खाते ही हैं, उसके साथ हमारे अंदर आता ही आता है। बस ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये एक्टिव नहीं होता, जब ये एक्टिव हो जाएगा तब ये बहुत ज्यादा तकलीफ करता है, तो इसलिए ये बच के रहने वाला है। ठीक है, इसे ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं कि जिस भी ऑर्गन में ये फैलेगा उसे पहले पूरा जैसे साड़ देता है ना, काला कर देता है।
तो ये वैसे की तरीके से फैलता है। सर हाँ जी। सर जैसे है ना न्यूज़ में ये भी बता रहे थे कि जिनको कोविड होता है उसके बाद ये आता है ना? तो उसके बाद इसके जो सिम्पटम्स हैं वो दिखने लग जाते हैं। वो इम्यूनिटी से ही करता है सारा इसका कनेक्शन जो बनता है? हाँ जी, उसका इम्यूनिटी से है बेसिकली, बिकॉज स्टेरॉइड्स हम, क्योंकि कोविड जो ये हर कोविड पेशेंट को नहीं हो रहा, जो कोविड पेशेंट एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ सेविंग ड्रग से बचाए जा रहे हैं ना, फाइनल स्टेज से, मतलब बहुत ही सिवियर केस जो हैं, वो जो फाइट करके जो वापस आ रहे हैं, जो सिवियर और क्रिटिकली इल लोग थे, उन्हें जब कोविड पेशेंट उन्हें बचाया जा रहा है, तो उन्हें जितने ड्रग्स इंजेक्शन सब कुछ दिया जाता है, उन सारी चीजों के अंदर ना स्टेरॉइड्स हैं। अब स्टेरॉइड से कोविड तो खत्म हो जाता है, पर आपकी ना बॉडी की जान निकल जाती है इम्यून सिस्टम की, इस सारी चीज से डील करते करते। ठीक है। सर हाँ जी। तो सर जो नॉर्मल निमोनिया होता है जैसे जो हमारे अब कोविड से पहले था है ना? तो उसमें तो स्टेरॉइड्स सब कुछ यूज़ होता ही था तो पहले भी ऐसे एक्टिव हो जाता था? नहीं 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 नहीं, स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या है, स्टेरॉइड्स की ना अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तुम कितने स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर ना स्टेरॉइड्स जो है वो एक तरह से बूस्टर का काम तो जरूर करते हैं, पर उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होता है कि वो हमारी बॉडी के ना ऑर्गन्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तभी जो आपके सिवियर और क्रिटिकली इल पेशेंट जो रिकवर भी हो रहे हैं ना, उनकी हेल्थ ओवरऑल बहुत ज्यादा डैमेज्ड है उसके बाद पूरी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि उनकी लंग्स उस एफिशिएंसी पे नहीं काम करने वाली। ठीक है। उनके और भी ऑर्गन्स, मतलब ऐसा सिर्फ जो सिवियर और क्रिटिकली इल हैं, कोविड इसीलिए बुरा माना जा रहा है क्योंकि एक बारी रिकवर तो तुम हो भी जाओगे, उसके बाद ये चीजें ना तुम्हें लाइफ टाइम प्रॉब्लम देने वाली है अगर सिवियर और क्रिटिकली इल तुम होते हो तो। ठीक है। बाकी जो पाए गए हैं WHO की स्टडी में, कि जिन्हें वैसे थोड़ा बहुत कोविड होता है, उन्हें 6 महीने तक असर रहता है, उनकी बॉडी को भी इम्पैक्ट पड़ता है, पर सर 6 महीने के अंदर अंदर रिकवर हो जाएंगे वो। हाँ जी। सर एक और न्यूज़ सुनी थी ऐसे पता है ना वो रूमर फैला है ये क्या है कि जो टाइफाइड वाले होते हैं उनको भी मतलब अपना टेस्ट करवाना चाहिए? नहीं, देखो, टेस्ट जब तक आपको डॉक्टर्स, देखो दो चीजों से हमेशा बच के रहो, कि जब तक डॉक्टर्स नहीं कहते तब तक पहली बात तो टेस्ट ना कराओ, और दूसरी बात अ, दवाइयाँ खाना ना शुरू कर दो। क्योंकि कोविड के इलाज में ना कुछ एंटीबायोटिक्स भी यूज किए जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं घर पे ही, मतलब क्योंकि दवाइयों के डोज बिल्कुल सेम है, तो लोग क्या कर रहे हैं घर पे ही दवाइयाँ ला के वही खाई जा रहे हैं। तो उसके कारण अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आती है, कि आपकी एक और, मतलब ये भी करंट अफेयर ही बनता है तो उसे करंट अफेयर के तौर पे पढ़ाते हैं, आपके ना लॉन्ग टर्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनती है। आज तुमने बेफालतू में कोई एंटीबायोटिक खा लिया, अब इससे होगा क्या, एंटीबायोटिक बेसिकली होते बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हैं। कोविड एक वायरस है, तो ये चीजें ही बिल्कुल अलग अलग हैं, तो काम एक्चुअली इसका कुछ नहीं है, ये बस इन्फ्लेशन कम करने का, असर कम करने के लिए एंटीबायोटिक कुछ दिए जा रहे हैं। पर अगर तुम बेफालतू में एंटीबायोटिक्स खाते हो ना, तुम बैक्टीरिया को ताकतवर कर देते हो आसपास। तो अगली बारी शायद जब कोई बीमारी फैले, वो जरूरी नहीं है कि हर बारी वायरस से ही बीमारी फैले, वो बैक्टीरिया से भी फैलेगी। अगर बैक्टीरिया से बीमारी फैलती है, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे पास दवाइयां ही नहीं बचेगी, क्योंकि बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका होगा। तो कभी भी, तभी कहते हैं कि एंटीबायोटिक भी फालतू में नहीं खाने चाहिए, और अगर खा रहे हो तो जो पूरा कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया, कोर्स पूरा करना चाहिए। चाहे लेट्स सपोज तुम्हें डॉक्टर ने कहा कि 7 दिन दवाई खानी है, ये तीसरे दिन ठीक लगा, दवाइयां छोड़ देते हो, वो जो चीज है ना, वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है तुम्हारी अपनी सेहत पे, क्योंकि वो जो कोर्स होता है, तुमने वो कोर्स पूरा नहीं किया। तो अब तुम्हारे अंदर कोई और बैक्टीरिया होगा ना, वो इवॉल्व करना शुरू कर देगा, फिर जब तुम किसी के कांटेक्ट में होगे, तुम वो बैक्टीरिया किसी और को भी दोगे, तो वो बैक्टीरिया अपने आप में ऐसे पॉपुलेशन में फैलता जाता है। बीमारियां तो बहुत हैं, पर आजकल सारा का सारा फोकस कोविड पे शिफ्ट हुआ हुआ है, उससे बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां भी हैं, बस वो फैल बहुत तेजी से रहा है इस कारण। और कोविड का कोई अभी फिलहाल इलाज नहीं है, तो इसके कारण कोविड इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। पर कोविड सिर्फ 2% पॉपुलेशन को एक्चुअली डेडली इफेक्ट करता है, बाकियों को डेडली इफेक्ट नहीं करेगा।
तो कभी भी पैनिक मत करना अगर कभी हो भी जाए किसी को, ठीक है। सबसे बड़ी चीज लोगों में अभी रिसेंटली यही साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला है कि लोग और बीमारियां पाल लेते हैं जब उन्हें कोविड होता है, क्योंकि टेंशन इतने लेने लग जाते हैं, तुम्हारी हार्ट बीट ऊपर नीचे जाने लग जाएगी। लोगों को हार्ट अटैक आ गए हैं इसके कारण कि कोविड हो गया, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होता, अपने आप ठीक हो जाओगे अगर माइनर सिम्टम्स है तो। अगर बढ़ेगा डॉक्टर से कंसल्ट करो, मतलब टेस्ट तो पहले ही करवाने पड़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। पर हमेशा डॉक्टर से पूछ के, जैसे कई लोगों ने सीटी स्कैन करवाने शुरू कर दिए थे क्योंकि उसमें भी वायरस आ जाता है, पर वो बिना डॉक्टर से पूछे नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि तुम वहां पे रेस से एक्सपोज होते हो, वो कैंसर कॉजिंग होती हैं। हाँ सर, वही सेल्फ मेडिकेशन ऑलवेज हार्मफुल है ही है सर। एंड कोविड में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है ना, हाँ वो जी। जस्ट जो व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट चल रहा है, दैट इज एक जनरल सा उन्होंने देख दिया कि एक मेडिसिन सब कौन कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, उन सबका एक कलेक्शन करके एक व्हाट्सएप पे घुमा दिया है। तो बिल्कुल पीपल बिल्कुल। आर, अरे अच्छा ये सिम्टम हो रहे हैं, खाई जो, हाँ एंड खाई। इट एक्चुअली इट हार्म्स द बॉडी। बिल्कुल एंड एंड एक वो जैसे डॉक्टर गुलेरिया जिनसे एम्स के डायरेक्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि सिंगल सीटी इज इक्वल टू 300 एक्सरेज। बिल्कुल एंड लाइक बाय वर्च्यू ऑफ कि लाइक यू आर कैपेबल ऑफ पेइंग फॉर दैट वन सीटी स्कैन, पीपल को कि चलो यार कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा कि एचआरसीटी कर लेते हैं। वो दैट एचआरसीटी एक्सपोजेस बॉडी टू ऑलमोस्ट टू 300 एक्सरेज इक्वल टू बिल्कुल। द रेज ऑफ 300 एक्सरेज। तो वही वो तो कैंसर ये, कॉजिंग है। हाँ बिल्कुल जी। एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन अल्टीमेटली एक्चुअली वीकन्स द बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है एंड द इंटरनल ऑर्गन्स। तो वो जो बिल्कुल। हार्ट अटैक हो रहा है, इट इज ड्यू टू जनरली द ओवर यूज ऑफ द मेडिसिन। बिल्कुल। तो वो तभी अवॉइड करने वाला है ये सारी चीजें। बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है। तो हमेशा कंसल्ट करके ही ये चीजें करो, ठीक है। नहीं सर, वर्ल्ड एंड नहीं हो रहा, ऐसी बीमारियां हमारे हिस्ट्री में बथेरी बारी आई हैं। नहीं नैन्सी, इचिंग जैसा आंखों में कुछ नहीं होता। आंखें ये एक्सट्रीम केस ही होती हैं, ये तो इचिंग तो छोटी सी चीजें हैं, वो तो बस फ्लूइड की कमी होगी, ज्यादा टाइम स्क्रीन देखने से ये सारी चीजों से होती हैं। तो साहिबा दुनिया खत्म नहीं हो रही, ठीक है। ऐसी बीमारियां ह्यूमन रेस के आगे बहुत बारी आई हैं, हम हमेशा बेटर इवॉल्व होके ही निकले हैं, तो टेंशन ना लो। बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट स्पीशीज है हमारी, तो दुनिया खत्म नहीं हो रही, बस दुनिया में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। सर हाँ जी। सर वैसे इस पे अच्छा एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है ना, कोविड वर्सेस सोशल मीडिया कैसे इफेक्ट कर रहा है सर, लोगों के माइंड सेटअप सारे कैसे चेंज हो रहे हैं? आपको हाँ मेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है, मतलब ये नहीं कि आपको ना हमेशा ये जो महेंद्र जी ने बोला कि जो सेल्फ मेडिकेशन होती है, ठीक है, और ये चीजों का क्या हार्मफुल इफेक्ट है, आपको हमेशा ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्फ मेडिकेशन, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बन सकता है कि सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है, या टेकिंग मेडिसिन विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसे कैसे सजेशंस प्रेजेंट करो कि ये सोसाइटी में कैसे कम किया जाए, ऐसे पूरा ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से, ठीक है। आपके जनरल विचारों से ही क्वेश्चन निकलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। परविंदर जी, अभी भी कोई क्वेश्चन है आपका? हैंड रेज अभी भी आ रहा है या वो पहले कही है? नो सर। ठीक है जी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर और सारी डिस्कशन भी।